फ्रेंड्स, सेंसिटिव स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान की पहली इकाई के अंदर तीसरा चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। अध्याय तीसरा, भारत के संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, यानी संघीय व्यवस्था के ऐसे कौन से आधारभूत तत्व हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले संघीय व्यवस्था होती क्या है, किसे कहते हैं संघीय व्यवस्था, इसके बारे में अध्ययन करें। इससे पहले थोड़ा सा संघीय व्यवस्था को समझ लीजिए। यानी किसी देश के अंदर दो या दो से अधिक सरकार हो तो उसको हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे देश के अंदर केंद्र सरकार है जो संपूर्ण देश पर शासन करती है, दूसरी है राज्य सरकार, जो प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग सरकार है, फिर है तीसरे स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार यानी इसको दो भागों में बांटा गया है स्थानीय सरकार को। एक है पंचायती राज और दूसरा है नगरीय शासन। नगरीय शासन इनको भारतीय संविधान के अंदर 73वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया और इनको जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1993 के अंदर। इसको सबसे बाद में जोड़ा गया। मूल संविधान में स्थानीय सरकार नहीं थी। जहां पर दो या दो से अधिक सरकार होती है वहां पर संघीय व्यवस्था होती है, संघीय सरकार होती है। ठीक है, तो इसका अभिप्राय एक बार वापस देखिए। ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियों को केंद्र व राज्य सरकार में विभाजित हो, उसे हम संघीय व्यवस्था कहेंगे। देखिए, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संविधान के अंदर जो सरकार को शक्तियां दी गई हैं, वो शक्तियां केंद्र और राज्य सरकार के बीच में क्या हो, विभाजित है। भारत के अंदर इसके लिए व्यवस्था की गई है शक्तियों के विभाजन की, जिसके अंदर एक दे रखी है संघ सूची, दूसरी दे रखी है राज्य सूची, तीसरी दे रखी है समवर्ती सूची और 4 नंबर है अवशिष्ट शक्तियां। यानी संविधान द्वारा ये शक्तियां दी गई हैं, पर इसको क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया कि संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को यानी संसद को है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और जो समवर्ती सूची है, इस पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं और विवाद की स्थिति में हमेशा केंद्र का कानून मान्य होगा। और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार यानी संसद को है। यह आपको ध्यान रखना। केंद्र सरकार यानी पिछला चैप्टर हमने पढ़ा है, उसको अधिकार यानी संसद को अधिकार है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियों को केंद्र और राज्य सरकार में विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे, संघीय व्यवस्था। इसके साथ ही देखिए, एक संघीय व्यवस्था यानी कहने का मतलब है देश के अंदर दो या दो से अधिक सरकार हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनके बीच में शक्तियों का क्या हो, विभाजन। और कुछ ऐसे भी देश हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही सरकार होती है, केंद्र की सरकार। देखिए, उसको हम कहेंगे एकात्मक शासन व्यवस्था।
एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संविधान द्वारा, यानी संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियां, शासन की समस्त शक्तियां एक ही सरकार, यानी कौन सी? केंद्र सरकार, एक ही सरकार को दी जाती है और संपूर्ण शासन होता है, संपूर्ण शासन या संपूर्ण शासन केंद्र सरकार के निर्देशन में, केंद्र सरकार के देखरेख में किया जाता है। ठीक है, उसे हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियां एक ही सरकार यानी केंद्र सरकार को दी जाती हैं तथा संपूर्ण शासन केंद्र सरकार के निर्देशन में किया जाता है, उसे हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना, एकात्मक और संघीय दोनों के अंदर अंतर है। यहाँ पर दो या दो से अधिक सरकार है, यहाँ पर एक ही सरकार है। जैसे बांग्लादेश में सिर्फ केंद्र की एक ही सरकार है। कहने का मतलब है वहाँ राज्य नहीं है, एक ही सरकार अंतिम तक वो शासन करती है। अब देखिए भारतीय शासन व्यवस्था के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं, प्रमुख तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला देर का है शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। यानी संघीय व्यवस्था के अंदर शक्ति का विभाजन होता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती और अवधि सूची के अंदर। तो देखिए भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 246, उसमें बताया है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, यह आपको ध्यान रखना है। कौन सा अनुच्छेद के अंदर? तो बताना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 से बताता है कि राज्यों, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। अब ये स्पष्ट विभाजन किस संविधान किस आधार पर है? तो देखिए सबसे पहले संघ सूची, जिसके अंदर 97 विषय हैं और इन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो अधिकार केंद्र सरकार, यानी यहाँ पर किसको है? संसद को है। केंद्र सरकार यानी संसद को। इन संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है या फिर संसद को है, दोनों एक ही कैसे। दूसरा है राज्य सूची, जिसके अंदर 66 विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार यानी राज्य विधानमंडल यानी राज्य की संसद को है। राज्य विधानमंडल यानी राज्य की संसद का क्या नाम है? विधानमंडल, जिस पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा है समवर्ती सूची, जिसके अंदर टोटल 47 विषय हैं और यहाँ पर केंद्र व राज्य संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकती है। ध्यान रखना,
केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। कौन सी सूची पर? समवर्ती सूची पर। ध्यान रखना, जिसके अंदर कितने विषय हैं? 47 विषय हैं। यानी समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून का निर्माण कर सकते हैं। जब विवाद की स्थिति हो, जब विवाद की स्थिति होती है, तब हमेशा केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। यानी कानून बनाते समय केंद्र और राज्य के बीच में कोई मतभेद है तो उसमें हमेशा केंद्र सरकार के कानून को ही मान्यता दी जाएगी। नेक्स्ट लास्ट है अवशिष्ट सूची। इसके अंदर इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को प्राप्त है। इसमें कोई विषय नहीं दिया गया, इसमें बताया गया है जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंदर जो विषय नहीं है वो विषय किसके अंदर है? अवशिष्ट सूची के अंदर। यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंदर जो विषय नहीं है वे विषय कौन सी सूची के अंदर है? अवशिष्ट सूची के अंदर। और उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार यानी संसद को प्राप्त है। यह था शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भारतीय संविधान के अंदर, संविधान में दिया गया है। भारतीय संविधान कानून से 246 के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है तथा राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। जब विवाद की स्थिति होती है तब केंद्र सरकार का कानून ही क्या होगा? मान्य होगा। अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। अवशिष्ट सूची के विषय में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंदर जो विषय नहीं आते हैं वो विषय अवशिष्ट सूची के अंदर आते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रथम पहला आधारभूत तत्व है, यानी शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। अब दूसरा है निष्पक्ष न्यायपालिका। देखिए दूसरा जो तत्व है निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके अंदर क्या है कि संघीय व्यवस्था के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होना बहुत जरूरी है। यानी जिस देश के अंदर यह व्यवस्था को अपनाया गया है उस देश के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि केंद्र व राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होते हैं उन विवाद को न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका संविधान के प्रावधान के अनुसार, संविधान के प्रावधानों के अनुसार उनका समाधान करती है। यानी आपको ध्यान रखना संघीय व्यवस्था अपनाने वाले देश के अंदर निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका होना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर केंद्र और राज्य के बीच विवाद की स्थिति हो, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग शक्तियां दी गई संविधान के अंदर, संघ सूची और राज्य सूची। उन पर अगर विवाद की स्थिति है तो न्यायपालिका क्या करती है कि संविधान के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जो केंद्र और राज्य के बीच में है, इसको शक्ति का विभाजन करता है, उनका क्या करती हैं? समाधान करती है। परंतु न्यायपालिका केंद्र व राज्यों के बीच, केंद्र व राज्यों के बीच संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर संघीय व्यवस्था की रक्षा करता है, संघीय शासन व्यवस्था की रक्षा करता है।
यानी केंद्र और राज्य के बीच जो संवैधानिक स्थिति क्या है, संविधान के अंदर क्या दी गई केंद्र और राज्य के बीच में, उसकी स्थिति को क्या करता है, स्पष्ट करता है, और संघीय ढांचे की क्या करता है, रक्षा करता है। यह आपको ध्यान रखना है। यानी जो दूसरा संघीय व्यवस्था का आधारभूत तत्व है निष्पक्ष और स्वतंत्र, न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद है, न्यायपालिका उसको संविधान के प्रावधान के अनुसार उसका समाधान करती है। न्यायपालिका केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करती है और संघीय व्यवस्था की क्या करता है, रक्षा करती है। यह था दूसरा, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब है संविधान सर्वे सर्वा है। संविधान की सर्वोच्चता, इसके अंदर देखिए संघीय शासन व्यवस्था के अंदर, संघीय शासन व्यवस्था के अंदर संविधान की सर्वोच्चता को स्पष्ट किया गया। यानी उस देश के अंदर संविधान ही सर्वे सर्वा है। भारत के अंदर संविधान ही, जो संविधान है वही सर्वे सर्वा है। कुछ देश के अंदर, जैसे इंग्लैंड के अंदर संसद सर्वे सर्वा होती है, भारत के अंदर सर्वे सर्वा कौन है, संविधान है सर्वे सर्वा। और भारत के अंदर विविधता है, यानी विविधता के कारण संपूर्ण देश में एक ही संविधान है। यानी राज्य के लिए अलग संविधान नहीं है, पूरे देश के लिए क्या है, एक ही संविधान है। आप जम्मू कश्मीर, पहले आपको ध्यान रखना है 5 अगस्त को छोड़िए 30 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और इससे पहले इस राज्य के लिए एक अलग संविधान था, अब वर्तमान में नहीं है। अब वर्तमान में इसका अलग संविधान नहीं है, आपको ध्यान रखना है। पहले इसका अलग संविधान था और बाकी पूरे भारत का है अलग संविधान। अब वर्तमान के अंदर भारत के अंदर संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान को अपनाया गया है, एक ही संविधान है, क्योंकि देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट जो है शासन व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था की आधारभूत तत्व, वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता एकल नागरिकता में क्या होता है, देखिए संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है कि जिस देश के अंदर संघीय व्यवस्था है वहां पर दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, वहां पर दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, यानी 2 नागरिकता, एक तो उस देश की और एक उस राज्य की। यानी देश की अलग नागरिकता, जैसे देश के लिए अलग नागरिकता हम, जैसे हम भारतीय हैं, अगर राज्य के लिए अलग नागरिकता है तो हम राजस्थानी, यानी हम राज्य के लिए अलग नागरिकता है राज्य की, जो उस राज्य से संबंधित है। ये संघीय व्यवस्था की विशेषता है प्रमुख, कि उस देश, जिस देश के अंदर संघीय व्यवस्था है वहां पर दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। पर भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता अपनाई गई है। तो ध्यान रखना, संघीय व्यवस्था के लिए दोहरी नागरिकता होना आवश्यक है। परंतु देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। भारत के अंदर एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। जैसे इसके लिए उदाहरण देखिए, अमेरिका के अंदर व स्विट्जरलैंड के अंदर, ये संघीय व्यवस्था वाले देश हैं। दोनों ही किस प्रकार के देश हैं, संघीय व्यवस्था, जैसे भारत बना हुआ है, पर वहां पर अमेरिका और स्विट्जरलैंड के अंदर
दोहरी नागरिकता है, ये आपको ध्यान रखना। स्विट्जरलैंड और अमेरिका, जहाँ पर दोहरी नागरिकता है, एक उस देश की नागरिकता है और एक उस राज्य की नागरिकता है, अमेरिका व स्विट्जरलैंड के अंदर। फिर देखिए वहां पर एक संघ की नागरिकता दे रखी है, एक राज्य की नागरिकता दे रखी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पांचवी जो संघीय व्यवस्था है, पांचवी इसकी जो विशेषता संघीय व्यवस्था की, वो है केंद्रीय व्यवस्थापिका। केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी संसद। केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन का, राज्यों का सदन राज्यसभा। देखिए संसद के अंदर राज्यों का एक सदन है जिसको क्या कहते हैं, राज्यसभा, यानी राज्यों का समूह, जहां राज्यों का प्रतिनिधित्व बैठते हैं वो होता है राज्यसभा, जहां पर लोगों का प्रतिनिधित्व बैठता है वहां होती है लोकसभा। आपको ध्यान रखना ये संसद है, इस संसद के अंदर लोगों का एक अलग सदन है और राज्यों का क्या है, अलग सदन है। लोगों का जो सदन है उसको राज्यसभा कहते, लोकसभा कहते हैं, जो राज्यों के लिए उसको कहते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी कौन, संसद। संसद के अंदर राज्यों का एक सदन है, उसे हम क्या कहेंगे, राज्यसभा कहेंगे। तो इसमें क्या होता, देखिए भारतीय संघवाद के अंदर इसको मजबूत बनाने के लिए राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में स्थापित किया गया। यानी भारतीय संघ व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व बैठते, ये ध्यान रखना। यानी भारतीय संघीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में राज्यसभा का गठन किया गया है। तथा यहाँ पर जो बैठते हैं जो सदस्य, वो सदस्य जनसंख्या के अनुपात में बैठते हैं। जनसंख्या के अनुपात में इनका निर्धारण किया जाता है। जैसे राज्यसभा में राजस्थान के 10 सदस्य हैं, यानी जहाँ पर जनसंख्या कम है वहाँ पर उनके सदस्य क्या होंगे, कम है। जैसे उत्तर प्रदेश है वहाँ पर उनकी सदस्य संख्या 30 से अधिक है। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। जैसे लोकसभा में राजस्थान के 25 है, पर ये 25 लोकसभा में राजस्थान की जनता इनको चुनती है, ठीक है। यहाँ पर कौन चुनती है, राज्य की विधानमंडल, राज्य की संसद चुनकर राज्यसभा में अपने प्रतिनिधित्व को भेजती है, क्योंकि राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करती है, राज्यसभा। नेक्स्ट जो प्रावधान है वो प्रावधान है संघीय व्यवस्था का, भारत के अंदर राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, राज्यपाल होता है वो केंद्र के यानी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखना, राज्य के अंदर जो राज्यपाल है वो केंद्र के प्रतिनिधि यानी केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और इसकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र द्वारा इनकी क्या की जाती है, नियुक्ति, यानी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। व्यवहार के अंदर मंत्रिमंडल इसको क्या देता है, अनुमति देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसको राज्यपाल को क्या करता है, नियुक्त करता है। इसका मतलब क्या है कि राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और इनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार करती है। वर्तमान में राज्यपाल का जो पद है, यह पद केंद्र व राज्य के बीच में, केंद्र व राज्य के बीच में विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है। विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है, ये ध्यान रखना। अभी राजस्थान के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में यही विवाद का मुख्य केंद्र बिंदु बना था राज्यपाल का पद, ठीक है, क्योंकि वो अधिवेशन बैठक की अनुमति नहीं दे रहे, क्योंकि राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल का जो पद है संघीय व्यवस्था के अंदर, ये पद केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और जिसकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में राज्यपाल का पद केंद्र और राज्य के बीच में सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बना हुआ है। फिर जो नेक्स्ट दे रखा है संघीय शासन व्यवस्था का आधारभूत तत्व में देखिए, एकात्मकता का प्रभुत्व, एकात्मकता का प्रभुत्व। इसके अंदर क्या होता है, देश की एकता व अखंडता को मजबूत बनाने के लिए केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, यानी संघीय शासन व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाया गया है। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र को अधिक मजबूत, यानी केंद्रीय संसूची संसद को राज्य की तुलना में अधिक शक्तियां दी गई है। और अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो सिर्फ केंद्रीय सरकार ही कर सकती है। जैसे संविधान के अंदर अगर कोई संशोधन करना है तो कौन करेगी, अधिकांश भागों में संशोधन संसद अकेली करती है, कुछ भाग दे रखे जहाँ राज्य की अनुमति ली जाती है। दूसरा है राज्यों का निर्माण है, राज्यों के निर्माण में भी केंद्र सर्व शक्तिशाली है। तीसरा है आपातकालीन परिस्थितियाँ, आपातकालीन कुछ उपबंध है, वो परिस्थितियाँ, उसमें भी केंद्र की सरकार को मजबूत बनाया गया है। फिर है आर्थिक आधार पर कुछ आर्थिक नीतियों के कारण, आर्थिक आधार जैसे नोटबंदी वगैरह, तो केंद्रीय सरकार ही उसके अंदर उसका मजबूत पक्ष है नोटबंदी के अंदर। फिर आपको ध्यान रखना है कि देश की एकता को और अखंडता को मजबूत बनाने के लिए केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र यानी संसद को, केंद्र यानी संसूची, राज्य यानी राज्य सूची, यानी इस राज्य की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई है। किस लिए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। इसके लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए गए, जैसे संविधान संशोधन का प्रावधान है। अधिकांश भाग में संसद अकेली यानी केंद्र सरकार अकेली क्या करती है, संशोधन करती है। दूसरा राज्य के निर्माण में केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई। आपातकालीन उपबंध के अंदर भी केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई। आर्थिक आधार पर केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई, जैसे नोटबंदी भाई केंद्र सरकार ने संसद के द्वारा की गई है। यह था सब एकात्मक यानी संघीय शासन व्यवस्था का, जो भारत के अंदर इसके आधारभूत तत्व थे। आज की क्लास को हम यही समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम भारतीय शासन व्यवस्था के एकात्मक लक्षण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।